गुड मॉर्निंग। हमारी क्लास एग्रीकल्चर बायोलॉजी, जिसके अंदर आज हम क्लास 12 सेकंड चैप्टर जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी जो है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए बायोटेक्नोलॉजी जो शब्द है वह बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी इनसे मिल करके बना है। अर्थात कि जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जीव विज्ञान प्लस तकनीकी, इन दोनों का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है या इनका उपयोग किया जाता है। और जीवों का विभिन्न तकनीकों के माध्यम से जो है हम उपयोग करते हुए क्या करते हैं कि मानव के लिए जो है लाभकारी उत्पाद तैयार करते हैं। तो ये जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है इसे हम जो है जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। जैव प्रौद्योगिकी जो शब्द है बायोटेक्नोलॉजी, इस शब्द का सर्वप्रथम जो उपयोग है यह एक वैज्ञानिक थे कॉल एरेकी, इनके द्वारा जो है सर्वप्रथम जो है बायोटेक्नोलॉजी शब्द का उपयोग किया गया था। इन्होंने ही क्या किया था, जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी शब्द का जो है सर्वप्रथम उपयोग किया। बायोटेक्नोलॉजी जो होती है यह अपने आप में जो है बहुत पुरानी है। ठीक है, बहुत पुरानी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज से हजारों वर्ष पहले भी जो है मानव द्वारा क्या किया जाता था, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता था, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग होता था। जैसे हम देखते हैं इसके अंतर्गत शराब निर्माण, ठीक है, किण्वन की क्रिया, दूध से दही का बनाना या दूध से दही का जमना, ये सारी चीज़ें जो होती है ये क्या होती है, सूक्ष्म जीवों के माध्यम से होती है। और इसके द्वारा क्या होता है कि नए उत्पाद का निर्माण जो है वह किया जाता है, जिसका उपयोग मानव अपने लाभ के लिए करता है। तो इस हिसाब से हम अगर देखें तो बायोटेक्नोलॉजी जो है इसका उपयोग मानव द्वारा जो है बहुत लंबे समय से जो है, पुराने समय से जो है किया जाता रहा है। परंतु वर्तमान में जो इसकी परिभाषाएं हैं वह बदल गई हैं और इसके अंदर क्या किया जा रहा है, आजकल और ज़्यादा नवीनतम तकनीकों का उपयोग करते हुए जो जीव होते हैं इनकी आनुवांशिक संरचनाओं में भी क्या करवा दिया जाता है, फेरबदल करवा दिया जाता है। जो आनुवांशिक संरचना की हम बात कर रहे हैं वह संरचना है डीएनए। तो डीएनए में भी क्या किया जाता है, जीव के डीएनए में फेर बदल करके जो है और ज़्यादा उन्नत प्रकार के जीवों का जो है विकास निर्माण किया जाता है। तो ये सब जो प्रक्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं वह जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो है आती हैं। अब जो जैव प्रौद्योगिकी है या बायोटेक्नोलॉजी है, इसकी परिभाषा क्या दी जाएगी, तो इसकी परिभाषा जो है यूरोपियन जो फेडरेशन है उन्होंने भी इसकी परिभाषा दी है। जो भारत सरकार का जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है इनके अनुसार भी जो है परिभाषाएं दी गई है बायोटेक्नोलॉजी की। तो वैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से जो है बायोटेक्नोलॉजी की अलग अलग जो है डेफिनेशन दी है। परंतु इन सभी का एक सार रूप अगर देखा जाए तो बायोटेक्नोलॉजी की जो डेफिनेशन है वह निकल कर आती है कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का नियंत्रित एवं समन्वय रूप से जो है विभिन्न तकनीकों के माध्यम से उपयोग करते हुए जो है मानव के लिए क्या किया जाता है, लाभदायक उत्पादों का निर्माण किया जाता है। तो ये सभी प्रक्रियाएं जो होती है वह सम्मिलित रूप से क्या कहलाती है, जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है। जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम जो है मानव के लिए विभिन्न प्रकार के जो है एंजाइम, विभिन्न प्रकार के जो है वैक्सीन्स, विभिन्न प्रकार के एंटीबॉडीज, विभिन्न प्रकार के जो है खाद्य पदार्थों का उत्पादन, ये सभी जो है हम बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से करवाते हैं और मानव द्वारा इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है और इसका लाभ प्राप्त किया
जाता है। तो इन सभी तकनीकों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? जैव प्रौद्योगिकी कहा जाता है। जैव प्रौद्योगिकी जब हम पढ़ते हैं तो इनके अंदर विभिन्न प्रकार के जो वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने विभिन्न वैज्ञानिकों ने जो है अपना अपना योगदान दिया है, उसके बारे में भी चर्चा की जाती है। जैसे जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम पीसीआर तकनीक को पढ़ते हैं, पीसीआर तकनीक को पढ़ते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो यह तकनीक जो है जैव प्रौद्योगिकी के अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तकनीक होती है। तो इस तकनीक का जो विकास है वह कैरीमुलस एक वैज्ञानिक है, इनके द्वारा किया गया था। इन सबको हम जो है विस्तार से पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है डीएनए की संरचना जो है उसके बारे में पढ़ा जाता है कि किस प्रकार से डीएनए की संरचनाओं में जो है फेरबदल करके नए डीएनए का निर्माण किया जाता है। तो जो वैज्ञानिक थे मिस्चर, इन्होंने जो है सर्वप्रथम जो है डीएनए को देखा था और इन्होंने इसे जो है न्यूक्लिन नाम दिया था। इसके अलावा जो है इसके अंतर्गत अल्टमान वैज्ञानिक आते हैं, जिन्होंने ही क्या किया था, फिर डीएनए को जो है न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया था। और बाद में जो है वाटसन व क्रिक के द्वारा जो है डीएनए की द्विकुंडलित संरचनाओं के बारे में बताया गया। इसके अलावा जो है हेबरलैंड जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने भी जो है प्रयोग किए। वॉन ओवरबिक, इन्होंने जो है धतूरे के पादपों के ऊपर जो है प्रयोग किए और जो है मानव के लिए क्या किया, इन्होंने जो लाभदायक उत्पादों के निर्माण है उसके अंदर इन्होंने जो है सहयोग दिया। इसके अलावा जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हम जो है इनके साधनों को पढ़ते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी के अंदर कौन कौन से टूल्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। टूल्स के अलावा जो है जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत क्या क्या हैं उनके बारे में हम यहाँ पर जो है चर्चा करते हैं। तो ये सभी जो चीज़ें होती हैं इनको हम जो है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के जो सिद्धांत है या जैव प्रौद्योगिकी के जो सिद्धांत होते हैं यह मुख्य रूप से जो है निम्नलिखित होते हैं। जैसे इसके अंतर्गत सबसे फर्स्ट आता है अपने अनुवांशिक अभियांत्रिकी, अनुवांशिक अभियांत्रिकी। अब अनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या होती है, तो इसको हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। अनुवांशिक अभियांत्रिकी का अर्थ है कि जो अनुवांशिक संरचनाएं होती है इनके अंदर क्या किया जाता है, विभिन्न तकनीकों के माध्यम से प्रयोग करते हुए जो है फेरबदल किया जाता है। जिससे क्या होता है कि किसी भी जीव के जीन प्रारूप के अंदर क्या हो जाता है, बदलाव हो जाता है और उसका लक्षण प्रारूप जो होता है वह बदल जाता है। तो यह प्रक्रिया जो होती है यह अनुवांशिक अभियांत्रिकी पर आधारित होती है। जैव प्रौद्योगिकी में अनुवांशिक अभियांत्रिकी का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, जीव की अनुवांशिक संरचनाओं में वापस से क्या किया जाता है, उनका रीस्ट्रक्चर किया जाता है। उनकी संरचनाओं में जो है पुनः परिवर्तन करवा करके जो है हम नए जीन प्रारूप वाले जो जीव होते हैं उनको हम प्राप्त करते हैं। इसका वर्तमान में जो है बहुत ज़्यादा महत्व है और अनुवांशिक अभियांत्रिकी जो होती है यह पुनर्योजित डीएनए तकनीक पर आधारित होती है। इसको हम बोलते हैं पुनर्योजित डीएनए तकनीक। तो इसके ऊपर यह क्या होती है, आधारित होती है। देखिए नाम से स्पष्ट है कि पुनर्योजित यानी कि डीएनए का क्या करवाया जाता है, वापस से रीस्ट्रक्चर करवाया जाता है और वापस से क्या होएगा, एक नए डीएनए का संश्लेषण कर दिया जाता है और उस नए डीएनए में क्या होएगा, वांछित प्रकार के लक्षण जो होते हैं वह पाए जाते हैं। जिससे क्या होता है, जीव के अंदर भी जो है उन्नत लक्षण प्रारूप का विकास होता है। तो अनुवांशिक अभियांत्रिकी जो होती है इसमें जो है पुनर्योजित डीएनए तकनीक के माध्यम से उपयोग करते हुए जो है हम जीव की अनुवांशिक संरचनाओं में फेरबदल करके और ज़्यादा उन्नत प्रकार की किस्में जीव की हो चाहे पादप की हो हम प्राप्त करते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो होती है अनुवांशिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत आती है।
सेकंड जो सिद्धांत है इसका वह कहलाता है रासायनिक अभियांत्रिकी। रासायनिक अभियांत्रिकी, देखिए रासायनिक अभियांत्रिकी जो होता है इसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों, कोशिकाओं, कवकों, इनके माध्यम से हम क्या करते हैं, विशिष्ट प्रकार के जो है रसायन प्राप्त करते हैं और इनके माध्यम से हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के एंटीबॉडीज, विभिन्न प्रकार के जो वैक्सीन्स और विभिन्न प्रकार के जो है रासायनिक अम्ल जो होते हैं इनके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और इनका उपयोग मानव द्वारा अपने लाभ के लिए जो है किया जाता है। तो रासायनिक अभियांत्रिकी का जो सिद्धांत है इसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों, कवकों, कोशिकाओं के माध्यम से उन सूक्ष्म जीवों, कवकों से हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के रासायनिक उत्पादों को जो है प्राप्त करते हैं जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार के एंटीबॉडीज, औषधियां, इनके निर्माण में किया जाता है। तो यह जो है संपूर्ण प्रक्रिया जो होती है रासायनिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत आती है। कुल मिलाकर के इन दोनों सिद्धांतों के अंदर जो है हम विभिन्न तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। किस पर कर रहे हैं, सूक्ष्म जीवों के ऊपर कर रहे हैं, कवकों के ऊपर कर रहे हैं, कोशिकाओं के ऊपर कर रहे हैं। तो इनके माध्यम से क्या होता है कि लास्ट में जो है इन सब प्रक्रियाओं के कारण से जो है क्या होता है, लास्ट के अंदर जो है मानव के लिए जो है लाभकारी उत्पाद जो होते हैं वह तैयार होते हैं जिनका उपयोग मानव द्वारा जो है किया जाता है। तो ये संपूर्ण प्रक्रियाएं जो होती है बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। हम इसका एक छोटा सा उदाहरण दें, जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा पादप है जिसके अंदर क्या है कि जो शर्करा होती है, जो गन्ने का जो मीठापन होता है वह अगर क्या है उसमें कम है, तो हम क्या करते हैं, गन्ने की किसी दूसरी प्रजाति को लेंगे जिसमें क्या है गन्ने का तना जो है वह क्या है ऐसा है जिसमें क्या शर्करा की मात्रा क्या है ज़्यादा है। तो हम इन दोनों प्रजातियों में जो है संकरण करवा देंगे और इन संकरण से क्या होगा कि ऐसी जो प्रजाति विकसित होगी जो क्या होएगी, जिसके अंदर गन्ने का तना भी क्या होगा, मोटा होगा और उसमें शर्करा की मात्रा भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यह जो नई किस्म विकसित हुई यह क्या है, पहले वाले किस्म से और ज़्यादा उन्नत प्रकार की होगी। तो हम जैव तकनीकी के माध्यम से ही क्या करते हैं कि किसी भी प्रजाति के अंदर से वांछित जीन को निकालते हैं। वांछित जीन का अर्थ है वांछित डीएनए खंड को हम निकालते हैं और उस वांछित डीएनए खंड का उपयोग हम किसी दूसरी प्रजाति के जीव के अंदर जो है करते हैं, जिससे क्या होता है कि और ज़्यादा जो है हमें उन्नत और वांछित लक्षणों वाले जो है जीव प्राप्त हो सके। तो यह जो संपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, यह संपूर्ण तकनीकें जो हैं, यह जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आती हैं। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग और इनके क्षेत्र भी जो है बहुत ज़्यादा बड़े हैं। क्यों? क्योंकि वर्तमान में जो है जैव प्रौद्योगिकी का क्षेत्र जो है विस्तृत हो चुका है और इसमें कई क्षेत्र आ चुके हैं, जैसे डेयरी उद्योग है, इसके अलावा जो है सीवेज ट्रीटमेंट जो किया जाता है, सीवेज उपचार, जो सीवर लाइन के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं इनका जो निराकरण है उनका भी जो है जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो है इनका निराकरण किया जाता है। इसके अलावा खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग जो होती है उनके अंदर जो है जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनके अंदर हम जो है विभिन्न प्रकार की पादप किस्मों का जो है विकास कर रहे हैं, तो वो भी जो है जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आते हैं। तो रिसर्च के जितने भी कार्य हैं जिसके अंतर्गत हम उन्नत जीवों, उन्नत पादपों का जो विकास कर रहे हैं वो सब जो है जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो औद्योगिक क्षेत्र हैं जिसके अंतर्गत चमड़ा उद्योग आता है, प्लास्टिक उद्योग आता है, इसके अलावा जो है लोह उद्योग आता है, तो ये सारे जो उद्योग हैं इनमें भी हम क्या कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हुए जो है विभिन्न प्रकार के लाभदायक उत्पादों का जो है निर्माण विभिन्न तकनीकों की सहायता से करवा रहे हैं।
तो ये सारे क्षेत्र जो हैं बहुत ज़्यादा अपने आप में विस्तृत हैं जो जैव प्रौद्योगिकी में आते हैं। हम जो है जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो है सर्वप्रथम आनुवांशिक अभियांत्रिकी की बात करेंगे। देखिए आनुवांशिक अभियांत्रिकी, आनुवांशिक अभियांत्रिकी आनुवांशिक अभियांत्रिकी आनुवांशिक अभियांत्रिकी जो है हमने इसके लिए बात की कि यह जो है डीएनए, यह जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पर आधारित है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पर आधारित है, अर्थात इसमें क्या किया जाता है आनुवांशिक अभियांत्रिकी में कि डीएनए की जो संरचना होती है, डीएनए की जो संरचना होती है, इनमें क्या किया जाता है फेर बदल करवा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई डीएनए है, इस डीएनए के अंदर ये जो भाग है यह क्या है वांछित जीन वाला भाग है जिसके ऊपर कोई उत्कृष्ट लक्षण विद्यमान है। तो क्या किया जाता है कि इस संपूर्ण डीएनए में से इस डीएनए का जो है एक खंड जो है निकाला जाता है और इस डीएनए को क्या किया जाता है किसी दूसरे डीएनए के साथ क्या कर दिया जाता है जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। इसका स्थानांतरण हमने क्या कर दिया किसी दूसरे डीएनए के पास कर दिया और अब यह जो डीएनए होगा इसके अंदर भी क्या होगा इस वांछित लक्षण वाले वांछित जीन वाले क्या है लक्षण इसके ऊपर आ गए, जिससे क्या होगा कि ये जो डीएनए खंड जिस लक्षण को नियंत्रित कर रहा था वह लक्षण जो है इस डीएनए के अंदर चला गया। तो इस जीव के अंदर इस लक्षण का क्या हो गया स्थानांतरण हो गया। तो यह तकनीक जो होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहलाती है। अब इस तकनीक के अंदर क्या होता है विभिन्न प्रकार के टूल्स का या विभिन्न प्रकार के साधनों का क्या किया जाता है इस्तेमाल किया जाता है, जिसके माध्यम से ही क्या होएगा इस डीएनए खंड की पहचान होएगी, इस डीएनए खंड को तोड़ा जाएगा, इस डीएनए खंड का जो है स्थानांतरण को दूसरी कोशिका के अंदर किया जाता है। तो यहाँ पर जितनी भी जो है टूल्स या जितने भी जो साधन होते हैं उनका उपयोग करते हुए क्या किया जाता है डीएनए का स्थानांतरण दूसरी कोशिकाओं में करवाया जाता है। तो ये जितनी भी संपूर्ण प्रक्रिया यहाँ पर प्रयोग में लाई जाती है उस संपूर्ण प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और इस प्रक्रिया के कारण से जो जीव है उसकी आनुवांशिक संरचना जो होती है उसमें क्या हो जाता है बदलाव आ जाता है। तो इसीलिए यह संपूर्ण क्रियाएं जो होती है आनुवांशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत जो है पढ़ी जाती है। अब यहाँ पर जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो उससे पहले हमको जो है एक तो सबसे पहले डीएनए की जो है संरचना को पढ़ना होगा कि वास्तव में डीएनए की संरचना कैसी होती है, और सेकंड जो है इसके अंदर हमको जो है यहाँ पर जो टूल्स प्रयोग में आ रहे हैं, जिन टूल्स की हम बात कर रहे हैं उन टूल्स को पढ़ना होगा कि वास्तव में आनुवांशिक अभियांत्रिकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कौन कौन से जो है साधन या टूल्स जो है प्रयोग में लाए जाते हैं। वैसे यहाँ पे एक बात बता दें कि यहाँ पर जो टूल्स है वह सामान्यतया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या प्रतिबंधित एंजाइम होते हैं। इसके अलावा वाहक का उपयोग यहाँ पर होता है
इसके अलावा वाहक के अलावा जो होता है यहाँ पर ऐसे एंजाइम जो क्या करते हैं, अभिज्ञान स्थलों की पहचान करते हैं, उनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पीसीआर तकनीक का उपयोग यहाँ पर किया जाएगा, पीसीआर तकनीक का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। जीनोमिक लाइब्रेरी जो होती है उसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो ये सारे जो हैं क्या हैं, साधन हैं जो क्या कहलाते हैं, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के साधन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रयोग करने के टूल्स हैं ये, जिनका उपयोग करते हुए ही हम क्या करते हैं, डीएनए में जो है फेरबदल करते हैं। तो इनको हम जो है विस्तार से पढ़ेंगे। तो कल जो है हम सबसे पहले देखेंगे डीएनए की संरचना, उसके बाद ही जो है हम बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आनुवांशिक अभियांत्रिकी को पढ़ पाएंगे।